के अंदर जो पहले बेबीलोन होता था वहां से 7 की मिट्टी के ऊपर कुछ आकृतियां बनाई जाती थी जिससे काउंटिंग शुरू हुई। और वहीं से आपने पढ़ा होगा उसके पास फिर यूनान, मिस्र। अब मिस्र का जिक्र आते ही आपको सबसे पहले पिरामिड याद आते हैं। पिरामिड बेटा बिना मेहनत के बन ही नहीं सकते। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि पिरामिड बने कैसे थे, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस जो 10th क्लास है या छोटी क्लासेस में भी ट्रिपलेट याद किए उसके। तो जो पाइथागोरस का जो नियम है वो नियम उन्होंने प्रैक्टिकल यूज करके ही वो सारे के सारे पिरामिड बनाए। वैसे तो पिरामिड बन ही नहीं सकते, तो सर कैसे? देखिए उस समय आपके पास कोई पाइथागोरस का नियम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो करते क्या थे कि रस्सी के ऊपर गांठें मार रखी थी और वो गांठें इस प्रकार से थी सारी गांठें बराबर दूरी पर। तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो पिरामिड बनते हैं उसमें एक भुजा को उन्होंने 3 गांठ के बराबर, एक भुजा 4 गांठ और एक भुजा 5 गांठ के बराबर। यानी कि आप जो आज के समय में पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ते हैं 3, 4 और 5 का, तो इसी बिहार पर उन्होंने उसकी रचना की। अब वो तो 5000 साल पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे और देखें, जो चाइना वाले हैं वो थोड़े से चालाक ज्यादा होते हैं। उसके बाद जो शख्स मिलता है बेटा वो आज से 2500 साल पहले चाइना की जो दीवार बनाई गई है, जो सबसे लंबी दीवार है विश्व की, उसके अंदर आप सभी को पता होगा पहले बहुत ज्यादा एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करते थे, तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने वो दीवार का निर्माण किया। लेकिन अगर आपने उस दीवार को देखा हो तो सारी की सारी दीवार ऊंची नीची पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है, बिना मैप के, मेजरमेंट के, एंगल के। वो सारी कंस्ट्रक्शन आज के समय में नहीं बनाई जा सकती। जो रचना जब पहले की गई थी तो वो आज के समय में भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास वैसी टेक्निक थी। वो वही चीजें यूज करते थे जिनको आज हम थ्योरम या समथिंग किसी भी नियम के आधार पर याद करते हैं। वो उन चीजों को प्रैक्टिकल यूज करते थे, क्योंकि उस दीवार के अंदर कितनी सामग्री लगी है, कितना क्या कुछ लगा है, क्या मेजरमेंट होगी, कितना एंगल होगा, उसमें एंगल बनेगा, ये सारी चीजें मेजरमेंट के लोग तो बिना तो बन ही नहीं सकती। तो इसके साथ साथ अगर हम उसके बाद बात करें, अब ये तो हमने देखा कि दूसरे देशों का क्या क्या योगदान था, लेकिन हम तो अपने नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हमारे वालों ने पता नहीं कुछ किया या नहीं किया। बेटा आपके यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए आगे बढ़ती फोटो लगी हुई है, बहुत ही कम लोग जानते हैं या फिर ये जानते हैं कि हमारा पहला जो उत्तर भेजा गया था उसका नाम आर्यभट्ट था। ये 6वीं शताब्दी के अंदर मैथमेटिशियन हुए हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पाई की वैल्यू बताई हुई है। इन्होंने इनके जो लिखित दस्तावेज जो आज तक नहीं मिल रहे, सिर्फ एक ही पुस्तक मिली है, उसके अंदर इन्होंने पाई की वैल्यू बता रखी है। और पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, जो आप 3.1416 यूज करते हैं, तो वो वैल्यू बताकर इन्होंने, आप सभी को ये भी पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने 6वीं शताब्दी में ये बता दिया कि अगर पृथ्वी अगर गोल है और पाई की वैल्यू 3.14 है, तो इसके हिसाब से हिंदी में जिसको हम पृथ्वी कहते हैं और इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस, यानी पूरी जो पृथ्वी की गोलाई है वो लगभग 24,835 मील होगी, जो वास्तव में तो सही नहीं थी लेकिन लगभग सही थी। तो देखिए उन्होंने सिर्फ इतने बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने अपनी कैलकुलेशन से उस चीज को निकाल लिया। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर आपको ये भी पता है कि जीरो गिनतियां काउंटिंग जो आप करते हो, आपको नहीं पता होगा काफी सारे पक्षी और जानवर भी काउंटिंग कर सकते हैं। कौवे से लेकर चिंपांजी तक वो 5 से 7 तक की काउंटिंग उन्हें भी आती है। अब कौवे सर वो कैसे करते हैं भाई, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि वो कर सकते हैं। डॉल्फिन का नाम सुना होगा, बहुत ही समझदार जानवर है वो, तो वो भी इसी प्रकार से। तो ये काउंटिंग सिर्फ पहले आपके पास 1 से लेकर 9 तक थी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज जो आप सभी को पता है, यानी कि जीरो का आविष्कार भारत ने किया है। हिंदी में कहें तो शून्य। ये शून्य भारत के अंदर पहले से विद्यमान था, क्योंकि अगर हम भारत का दर्शन शास्त्र पढ़ें तो हम सब ये कहते हैं कि जो सृष्टि का शुरुआत हुई है वो शून्य से हुई है और लास्ट में सब कुछ शून्य में ही मिल जाएगा।
आरंभ में कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से जो शून्य पहले से विद्यमान था उसी की रचना करके हमने जो 9 अंक थे उनको 10 अंकों में परिवर्तित किया। और साथ ही साथ जब ये 10 अंक आपके पास हैं तो इन 10 अंकों की रिप्रेजेंटेशन होने के बाद इनमें प्लस माइनस जोड़ घटा सारी चीजें आप कर सकते। इसके साथ साथ ये तो 6वीं शताब्दी की बात। उसके बाद भास्कराचार्य हुए हैं, उनका 7वीं शताब्दी में था। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी संख्या को 0 का विस्तार बात कर चुका था, तो यानी कि अगर हम 0 से किसी संख्या को जोड़ें तो वही संख्या रहती है जिसका आप आज भी यूज करते हैं, यानी 1 + 0 = 1 एंड 1 - 0 1। तो ये जो बेसिक बातें थी, अगर उसमें से किसी चीज में से 0 घटाई जाए तो भी वही वस्तु रहेगी। तो इन सारी चीजों का प्रैक्टिकल आपके 7वीं शताब्दी में हो चुका था। उसके बाद लगभग 12वीं शताब्दी के अंदर सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है। 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आती है, 0 को किसी में जोड़ते हो तो वही संख्या रहती है, और 0 में से कुछ घटाया नहीं जाए यानी किसी संख्या में से 0 को घटाए तो भी वही संख्या रहती है। लेकिन ये नहीं बताया कि 0 से अगर किसी संख्या को भाग किया जाए तो क्या आएगा। इसका पता हमें 12वीं शताब्दी में बताया गया कि अगर 0 से किसी चीज को भाग किया जाए तो अनंत होती है, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी अनंत कहां से? क्योंकि हर चीज हमारे भारतीय दर्शन से जुड़ी हुई है। क्या होता है कि हम सभी ये कहते हैं कि जो हमारे भगवान हैं वो अनंत हैं, तो शून्य भी इसी प्रकार था और अनंत भी वहीं से आया है। और इसी अनंत की यानी इन्फिनिटी की जो आपको पता चला है, इसी के बिहार पर जो ब्लैक होल्स हैं, आपने सुना होगा कोई भी तारा कुछ समय के बाद जैसे सूर्य भी है समाप्त हो जाएगा, कुछ हजारों साल लगते हैं, उसके बाद वहां ब्लैक होल बन जाता है। तो आजकल जो साइंटिस्ट ब्लैक होल की स्टडी कर रहे हैं वो सारे नियम हम पहले से ही दे चुके हैं। उसके बाद में आज जिनके बारे में हम न्यूज यानी कि मैथमेटिक्स के बना रहे हैं, रामानुजन ब्रिलियंट स्टूडेंट, इतने ब्रिलियंट कि स्कॉलरशिप मिलती थी, जब भी पेपर देते हर बार फर्स्ट आते थे। 10वीं तक जबरदस्त, 10वीं के बाद सिर्फ मैथ, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं, यहां तक कि ये 11वीं में फेल भी हो गए। उसके बाद +2 की वहां पर भी फेल हो गए। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो +2 नहीं कर सका, वो उस समय के बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन की जो इक्वेशंस होती थी वो उन्हें सोल्व कर देता था। यहां तक कि जब वो 11वीं में थे तो कॉलेज में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, अपने से बड़े बच्चों को मैथ के ट्यूशन। हॉस्टल में सभी से पूछते फिरते थे कि किसी को मैथ की ट्यूशन चाहिए, और बड़े खुश होकर दूसरे बच्चे इनसे ट्यूशन लेते थे, क्योंकि ये जीनियस थे। जो ये सोच सकते थे वो दूसरों के बस की बात नहीं थी। और आप सभी को वैसे ही पता होगा कि जो जीनियस होता है उसकी उम्र वैसे ही कम होती है। ये 35 के रोगी थे, जिसकी वजह से 32 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। एक बार इन्होंने उस समय के हार्डी नाम के मैथमेटिशियन होते थे, उनके पास इन्होंने अपनी इक्वेशंस भेजी। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि किसी ने वैसे ही दी होगी। इन्होंने 112 इक्वेशंस भेजी थी। उन 112 में से लास्ट की 3 इक्वेशन देखकर हार्डी को लगा कि ये तो हमारी कल्पना से ही परे है। कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के वैसे भी अगर लिखना चाहे तो भी ये कल्पना से बाहर की बातें हैं, वो सोच के ये लिख ही नहीं सकता। तो उन्होंने बहुत ही प्रयास किया और उनकी वजह से ये कैलिफोर्निया पहुंचे, यानी कि वहां जाकर इन्होंने फिर आगे अध्ययन किया। सिर्फ एक +2 ना करने वाला व्यक्ति भी इतना आगे, इतना जीनियस व्यक्ति हो गया। इन्हें ना प्रॉपर मैथ की नॉलेज नहीं थी। अब कहोगे सर इनको कैसे? ये सिर्फ अपने स्लेट लेकर बैठ जाते और घंटों दिन रात यानी कि स्लेट के ऊपर कुछ न कुछ लिखते रहते, अपने हिसाब से सॉल्यूशन करते रहते। रात को सो जाते, सुबह उठ के उनको ये लगता था कि देवी ने उन्हें बताया है कि ये इक्वेशन अब सही है, और वो सुबह सुबह उसका रिजल्ट लिख देते। अगर इसी के बिहार पर आपको एक उदाहरण दूं तो ये उदाहरण मिर्जा गालिब का था, जो शहर बनाते थे। क्या करते थे वो? शाम के समय जब वो शहर लिखने के लिए बैठते तो कलम और दवा यूज
बढ़ाते थे, यानी कि अपने से बड़े को, तो वो सारे मुनि मुनि हो चुके थे। और इसके साथ 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 में जब इनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद ही जब डॉक्टर मनमोहन सिंह मद्रास यूनिवर्सिटी में गए, तभी इन्होंने इनके ऊपर मैथमेटिक्स के नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने की घोषणा की। तो यानी कि हम हर चीज को कर सकते हैं। जब कोई पीएचडी वाला व्यक्ति वो चीजें नहीं कर पाता और एक प्लस 2 फैन व्यक्ति वो चीजें कर देता है, तो ये चीजें आप सोच सकते हो। डिग्री मायने नहीं रखती, आपकी नॉलेज, आपकी कैपेबिलिटी